तो आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज लूसेंट इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन अभी हम कर रहे हैं उसकी जो है 6 वीडियो में डाल चुका हूँ और ये 7वां पार्ट है उसका। तो इससे पहले हम मोस्टली चीजों को कवर कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में चीजों को कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, सारी चीजों को हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका ओवरव्यू दे देते हैं, क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक जो है उनके बारे में बात करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी का पद जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर महाधिवक्ता जी के बारे में बात करेंगे और फिर इसके अलावा संचित निधि जिससे सभी की सैलरी आती है उसके बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में आकस्मिकता निधि और आखिर में निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इससे पहले की वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको पूरी इंडियन पॉलिटी समझ में आ सके। प्ले लिस्ट में आपको पिछली वीडियोज भी मिल जाएंगी, 6 वीडियोज जो भी हैं। ओके, ये मैंने न्यू सीरीज शुरू करी है, इसके बाद अदर सब्जेक्ट्स की भी इसी तरीके की सीरीज आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें हम भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 से 151 तक इसका प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। ओके, और इसका जो है कार्यकाल जो होता है वो कुल 6 वर्ष का होता है। ओके, जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है सीएजी का 6 वर्ष का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? आपको ज्यादातर जो भी बड़ी बड़ी पद है उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। या तो 6 वर्ष तक का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाता है उसके हिसाब से कार्यकाल खत्म हो जाता है, सेवानिवृत्ति का टाइम शुरू हो जाता है। इसके अलावा इनके जो कार्य हैं वो हमारे को क्या क्या देखने मिलते हैं? वो ये सार्वजनिक धन का हिसाब किताब रखने का काम करते हैं। जो भी पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, कहां पर कितना खर्च हो रहा है, उसका पूरा अकाउंट रखना, उस चीज को एक तरह मेंटेन करके चलना, हिसाब किताब रखना, उसका संरक्षण और परीक्षण करना, टाइम पे एनालाइज करना, टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ जो संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से जो किए गए जितने भी खर्च हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हमारे को देखने मिलती है खर्च, वो विधि के अधीन किए गए या नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो सारी चीजों की जांच पड़ताल करने का काम, जो इन्वेस्टिगेट करने का काम भी इसी का होता है, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का। ओके, क्या क्या चीजें हमने इनमें जानी? नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है कितने अनुच्छेद तक है? 148 से 151 तक। ओके, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, कार्यकाल कितने वर्ष का? टेन्योर वो है 6 इयर्स का। ओके, 6 वर्ष तक है, 65 वर्ष की आयु पार हो जाए। और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। इनके कार्य हमने जान लिए क्या क्या काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पद है वो है महान्यायवादी का, भारत का महान्यायवादी, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, महान्यायवादी जो है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 76 में वर्णन है, अनुच्छेद 76 के तहत जो है इनका कार्य दिए गए हैं। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ओके, ये ध्यान रखना, प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 88 इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 88 के अनुसार वह तो ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य है, फिर भी वह किसी भी सदन में समिति को संबोधित कर उसमें मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन संबोधित कर सकते हैं। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो किसी भी सदन में जो है संबोधन कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना, ना तो लोकसभा के सदस्य, ना राज्यसभा के, ना किसी कैबिनेट मंत्री के पद पे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद संसद के किसी भी सदन में बोलने की शक्ति है अनुच्छेद 88 में। ओके, महान्यायवादी को। ओके, महान्यायवादी है जो संसद में बोलने की शक्ति दी गई है उन्हें आर्टिकल 88 में। ओके, किसी भी सदन में वो बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देने का अधिकार होता है, उन्हें वोट नहीं दे सकते। ओके, और इनका वेतन जो है, वेतन और भत्ता, वो कहां से आता है? वो आता है संचित निधि से। संचित निधि से उनके वेतन भत्ते प्रावधान किया जाता है।
ओके, कानूनी परामर्श प्राप्त करते हैं संसद के दोनों सदनों में अपने पद के आधार पर। महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के समान ही विशेष अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 105 में इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं, अनुच्छेद 105। ओके, स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं महान्यायवादी को। इसके अलावा बात करें, महान्यायवादी कार्य संपादन में सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। और इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की। अब उसके बाद में तीसरा इंपोर्टेंट पद आ जाता है, जैसे कि देश के लिए हमारे महान्यायवादी होते हैं, उसी तरीके स्टेट में हमारे को कौन देने मिलते हैं? राज्य का महाधिवक्ता। कौन? राज्य का महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। ओके, क्या? एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। ओके, जो राज्य का महाधिवक्ता, ये क्या है? जैसे देश के लिए महान्यायवादी कार्य करता है, ऐसी राज्य स्तर पर जो है राज्य का अधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत जिन्हें चुना जाता है। ओके, प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता का पद होता है और भारत के महान्यायवादी के समान राज्य में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जैसे पूरे देश के लिए महान्यायवादी, वैसे राज्य के लिए राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ओके, ध्यान रखना, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, लेकिन महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो गवर्नर ऑफ स्टेट, जो भी राज्य है उसका राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करेगा। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की क्षमता और बनने की योग्यता हो, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहे। ओके, इसके कार्य क्या है महाधिवक्ता के? सरकार तथा राज्यपाल और जरूरत पड़ने पर विधानमंडल को भी कानूनी परामर्श देता है। वह राज्य सरकार और विधि संबंधी ऐसे विषयों पर भी सलाह देता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। तो ये राज्यपाल द्वारा विधिक स्वरूप सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करता है। जो भी राज्यपाल के द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं, एक तरह से उन पर विधि सम्मत उन पर विचार विमर्श करने का कार्य होता है। और अधिकार और कर्तव्य क्या है? तो उसे राज्य विधानमंडल के सदनों में कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार। जैसे महान्यायवादी को अधिकार है कहां पर? संसद में बोलने का, लोकसभा या राज्यसभा में, ऐसे विधानसभा या विधान परिषद में बोलने का अधिकार होता है किसको? महाधिवक्ता को, अनुच्छेद 177 के तहत। ओके, महान्यायवादी को जैसे विशेष अधिकार 88 के तहत मिला है, तो इसको जो ये है हमारे, ठीक है, महाधिवक्ता, इनको अनुच्छेद 177 के तहत जो है विधानमंडल में बोलने का अधिकार होता है, विधानसभा या विधान परिषद में, आर्टिकल 177 के तहत। ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट संस्था की बात आती है, वह भारत की संचित निधि। ओके, भारत की संचित निधि की बात आती है, तो संचित निधि का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया? आर्टिकल, संचित निधि किसमें है? आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 में वर्णन किया गया, कहते हैं भारत सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, पूरा रेवेन्यू, ओके, भारत की संचित निधि में ही जमा होता है। जितना भी पैसा इंडिया में कलेक्ट होता है रेवेन्यू के थ्रू, टैक्स के थ्रू, वो पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है संचित निधि में। कहाँ पे? संचित निधि में। ओके, ध्यान रखना, आपके दिमाग में आता होगा कि इतना सारा पैसा सरकार कमा रही है, ये जाता कहाँ है? तो ये संचित निधि में जाता है। विधि सम्मत प्रक्रिया के तरह ही इस निधि से धन का व्यय किया जाता है, तो कानूनन तरीके से ही इससे पैसा निकाला जाएगा, जिसका परीक्षण भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। मैंने काम बताया था ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम क्या है? अकाउंटेंसी करना पूरी। ओके, उसका मेंटेन करना, ऑडिट करना जो है काम, वो इनका होता है। और संचित निधि पर भारत व्यय क्या गया? तो सभी की सैलरी जो आती है ना, जितने भी सरकारी पद है, चाहे राष्ट्रपति, सभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक लेखा महालेखा परीक्षक और महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों का वेतन जो आता है, वेतन और भत्ते, वो सब आते हैं संचित निधि से। ये ध्यान रखना, जितने भी नेताओं की सैलरी वगैरह आती है वो कहां से आती है? संचित निधि से। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 266 अनुच्छेद में। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा टैक्स कलेक्शन भी इन्हीं में होता है। ओके, भारत सरकार पर होने वाले प्रत्येक प्रकार के ऋण, जो भी कर्जा है भारतीय सरकार पर, की पूर्ति भी संचित निधि से की जा सकती है कि हाँ कितना पैसा हमारे पास बचा है, कितना सेव है, कितना खर्च कर दिया एक्सपेंडिचर, सारा खर्चे का जो है देखभाल करने का काम जो है वो संचित निधि से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट संस्था हमारे को देखने मिलती है भारत की आकस्मिकता निधि। भारत की आकस्मिकता निधि, तो इसका वर्णन क्या कहां पे किया गया? आकस्मिकता निधि का 267 में। आकस्मिकता आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में जो है आकस्मिकता निधि का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है? संसद और राज्य के विधानमंडलों को
केंद्र या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो केंद्र और राज्य में अलग अलग जगह पर आकस्मिकता निधि का प्रावधान करा गया है। भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 ईस्वी के द्वारा यह निधि गठित की गई है। तो 1950 का अधिनियम था, उसके तहत जो आकस्मिकता निधि का गठन किया गया था। कब? 1950 में। ओके, ध्यान रखना है 1950 का एक्ट था, उसके थ्रू संचित निधि की जगह पे जैसे आकस्मिकता निधि है इसका गठन किया गया है। ओके, कार्यपालिका को इस निधि से धन खर्च करने का अधिकार प्राप्त है। कार्यपालिका इससे पैसा खर्च कर सकती है। ओके, विधानमंडल द्वारा यह तय किया गया कि इस निधि में कितनी धनराशि संचित होगी। तो ये तय किया गया कितनी पैसे हमेशा बचे रहेंगे इसमें। विधानमंडल जब तक अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान द्वारा किसी आवश्यक व्यय को अधिकृत नहीं करता तब तक के लिए कार्यपालिका इस निधि के द्वारा धन का खर्च का काम चलाती है। ओके, तो ये जो चीजें हैं हमारे को देखने मिलती है। और इसके अलावा जो है अभी हम चुनाव आयोग के कार्य जानेंगे। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, जो इम्पोर्टेंट एक और संस्था है। ओके, जो हमारे को देखने मिलती है संवैधानिक संस्था के तौर पे। इसमें इंपोर्टेंट चीजें जानेंगे सारी हम, जैसे आर्टिकल 324 से 329 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन कितने कितने अनुच्छेद तक किया गया है? अनुच्छेद 324 से 369, वो 29, और पाठ जो है भाग जो है हमारा वो 15 है। भाग 15 के तहत जो है इसका चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी सन 1950 को चुनाव आयोग बना था। पहले अध्यक्ष कौन थे चुनाव आयोग के? चुनाव आयुक्त फर्स्ट, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। सॉरी, सुकुमार सेन। ओके, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अभी के टाइम पे जो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं वो अभी हेड चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वो अभी चेंज हुए हैं। अभी के टाइम पे राजीव कुमार थे, राजीव कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया है। अब कौन बने वर्तमान में? वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है चुनाव आयोग का? वो होता है 6 वर्ष का। ओके, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो होता है 6 वर्ष का है। 65 वर्ष तक की आयु आ गए। और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? 1+2, टोटल 3 होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। और 62 वर्ष की आयु तक जो अन्य जो है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, और 6 वर्ष तक की आयु तक वैसे। ओके, और हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, वही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग जो है अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय बना दिया गया। चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय जो है ये कब बनाया गया था? 1993 से। 1993 से 3 सदस्य जो चुनाव आयोग है ये चलता आ रहा है, अभी तक यही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। चुनाव आयोग के कार्य आपको ज्यादातर तो पता ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जैसे मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट बनाना, जो मर गए हैं उनके नाम हटाना और जो नए ऐड हुए हैं उनके नाम जोड़ना। और इसके अलावा चुनाव कार्यक्रम तय करना, चुनाव कब होंगे, किस डेट को होंगे, नामांकन पत्र कब भरा जाएगा, किस दिन परिणाम आएंगे, सारी चीजों की घोषणा की जाती है। ओके, लोकसभा, विधानसभा इत्यादि के चुनाव कराने का काम है, और राज्यसभा वगैरह के चुनाव कराने का चुनाव आयोग का ही होता है। ओके, इसके अलावा हम इंपोर्टेंट चीज की बात करें, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम भी चुनाव आयोग ही करता है। कर्मचारियों की व्यवस्था करना अलग अलग जगह पे जहाँ पे चुनाव कराए जाएंगे, उसके लिए सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पुलिस के जवान जो चाहिए होते हैं, और वैसे सिविल अधिकारी जो चाहिए होते हैं, तो उनके पूरा इंतजाम करने का काम भी यही करते हैं। आचार संहिता लागू करना, 2 दिन पहले चुनाव प्रचार को रोकना सही तरीके से, कि कोई किसी प्रकार की कोई धांधलीबाजी ना हो तो उसको रोकना। और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये कुछ इंपोर्टेंट काम है। निष्पक्ष चुनाव कराना मतलब किसी प्रकार की कहीं धांधलीबाजी पाई जाती है तो चुनाव को उसी समय रोक देना और 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव कराना। जैसे सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी तमिलनाडु में, जब प्रचार के लिए गए थे तो उस समय चुनाव को रोक दिया गया था। 2002 में गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, जो ट्रेन में आग लगा दी गई थी, तो ये 2 बार चुनाव को रोक दिया गया। कब कब? 1991, 2002, 2 बार चुनाव रोका। कारण क्या था? पहला राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 में, 2002 में गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, जिस चुनाव को रोक दिया गया था क्योंकि धांधलीबाजी बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा बात करें हम
कि किन किन के चुनाव कराते हैं तो वही है, निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा निर्मित संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडलों का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य माना जाता है। अगर हम बात करें पहले जो है जो इसमें चुनाव होते थे वो एक तरह से वैसे होते थे नॉर्मल पर्ची वगैरह डाल के, लेकिन अब क्या है ईवीएम है। ईवीएम की शुरुआत कब हुई? ईवीएम की शुरुआत हम मानते हैं सबसे पहले पूरे देश में 2004, पूरे देश में 2004। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसकी फुल फॉर्म देखने मिलती है हमारे को 2004 पूरे देश में शुरुआत हुई थी इसकी। ओके, और 1982 में वैसे इसका इस्तेमाल किया गया था एक पारुल विधानसभा के 50 बूथों में। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो गोवा पहला राज्य था जहाँ ईवीएम इस्तेमाल की गई थी। गोवा 1999 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था गोवा स्टेट में विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद ईवीएम का प्रयोग कर पहली बार 2004 में संपूर्ण चुनाव कराए गए। और इसके अलावा अब जो है वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। ओके, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसकी शुरुआत कब हुई? 2013 में नागालैंड। तो ये कुछ चेंजेस आ चुके हैं जब से चुनाव में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हमारे को देखने को मिलती है चुनाव आयोग से संबंधित। तो इतना ही है इस वीडियो में, हमने इम्पोर्टेंट चीजें जानी। नियंत्रक लेखा, महालेखा परीक्षक के बारे में जाना, महान्यायवादी जी के बारे में जाना, क्या पता है महाधिवक्ता के बारे में जाना, संचित निधि, आकस्मिकता निधि, फिर उसके बाद में चुनाव आयोग के बारे में जाना, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो इस एस्पिरेंट तक जो भी एसएससी, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ वगैरह की, और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार के। तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। इंडियन पॉलिटी का पूरा सेक्शन कवर करने की कोशिश करी है मैंने इसमें। बाकी कुछ छूट जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं आप। ओके, तो ये आप इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी पे भी आपको शॉर्ट्स वीडियोस देखने को मिल सकती हैं अपनी जितनी भी है नॉलेजेबल वीडियोस। तो PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से इंस्टा आईडी भी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।